Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। आज शाज़िया जो है ना सिर्फ स्माइल करेंगी राबिया की तरफ और अच्छे अच्छे पोजेस मारेंगी ताकि मनसब को बहुत अच्छी तस्वीरें मिल सके ऑन दिस साइड। अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई और मेरा रिव्यू जो है वो थोड़ा कच्चा पड़ गया तो उसके लिए मैं अभी से आपसे माजरत चाहती हूँ। अरे भाई आप ये सब छोड़े, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने ना रिकॉर्डिंग शुरू से पहले शाजिया को बोला कि शाजिया तुम ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, हम ये करो। तो शाजिया थोड़ा सा अभी हमने शाजिया को कॉन्शियस कर दिया है कि आप रिव्यू के वक्त ऐसे बोला करें, ये करें, आप कैमरे में देखें और सब चीज़ें। इसलिए शाजिया ये कह रही है, समरी दे रही हूँ मैं आप लोगों को। ये बताएं के पॉप जो आप ग्रुप का कॉन्सर्ट पे गई थी वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? K-pop पे आर्टिकल लिखना है। K-pop was, so there were two concerts happening in Europe. One was in Latvia, रीगा। और जो बाय द वे अगर आप लोग समझते हैं आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि रीगा कहाँ है। ओके ड विच वाज रियली बैड बिकॉज आई लिव इन यूरोप। कैन आई कट इन बिकॉज मतलब मैं ना बेचारे लोग नहीं होते लाटविया जा रही है वो अपना कॉन्सर्ट अटेंड करने, हमें यहाँ पे आसिम अजहर का कॉन्सर्ट भी नसीब नहीं हो रहा है। मतलब हमें सोचो रियली यूरोप में, ओ वाह, मतलब जख्मों पे ना नमक। शाजिया ना पूरे ऐसे ऐसे करके फिर जब थोड़ी दर्द कम होती है फिर दोबारा एक जख्म पे नमक छिड़केंगी। चलें आप कंटिन्यू करें। अच्छा, लेकिन बात ये होती है कि यहाँ इतने कॉन्सर्ट होते हैं और आपको बहुत फोमो होता है क्योंकि आप हर चीज़ अटेंड नहीं कर सकते, आप या तो पूरी ज़िंदगी। लेकिन आई हैव टू से, कमिंग बैक टू के पॉप, राबिया, के पॉप फैनहुड ऐसी है। जी कहिए। शाजिया सॉरी, सिंपैथी नहीं ले सकती आप इस वक्त। हम विक्टिम, हमारे पास सिंपैथी है जो लोग पाकिस्तान में। सॉरी, सिटिंग इन यूरोप अटेंडिंग कॉन्सर्ट्स, आप ये कोई सिंपैथी का फैक्टर नहीं लगा सकती कि ओह फोमो बहुत होता है राबिया क्योंकि हर चीज पे नहीं जा सकते। सॉरी, you can't win this from me. I'm taking the award here for sympathy. You win. But I wanted to tell you that there were some. Okay, there were K-pop fans who had come all the way from India to Latvia to attend the concert. Okay, उन्होंने पूरे साल सेव किया था and they were there and they had been talking to each other. तो हम यहाँ पाकिस्तानी आए हुए थे, ये लोग ये आए हुए थे, इंडिया से आए हुए थे ऑफ कोर्स, और जगह से आए हुए थे। एंड एक कॉन्सर्ट नहीं, ये पीछे वाला ज्यूरिक वाला भी अटेंड कर चुके थे और ये आगे हेलसिंकी वाला भी अटेंड कर रहे थे और ये लाइनों में सुबह से खड़े हुए थे, जाके रजिस्टर कराते, वापस आते, फिर जाते। एंड इत्तेफाक से उनकी जो है ना बर्थडे भी थी हैनबन की ऑन द 22nd of October आई थिंक इन हेलसिंकी। तो उन्होंने पूरा अरेंज किया था कि उनके लिए केक आए। सो सिंस राबिया हैज़ ऑलरेडी मुझे बदनाम कर दिया है कि मैं यूरोप में रहती हूँ और मैं कॉन्सर्ट्स अटेंड करती हूँ, तो आई वांटेड टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, क्योंकि एक कॉन्सर्ट मैंने कोल्डप्ले का भी अटेंड किया था फ्रैंकफर्ट में कई साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि मैं धड़ाधड़ कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रही होती हूँ, भाई पैसे भी चाहिए होते हैं उसके लिए, टाइम भी चाहिए होता है, घर भी छोड़ के जाना होता है। लेकिन द डिफरेंस, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट वाज वाओ एंड क्रिस मार्टिन वाज एन अमेजिंग परफॉर्मर, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये वाला जो था ना हैनबन का कॉन्सर्ट, दिस वाज लाइक अ स्मॉल, अगर आप लोगों को जिनको याद है टॉप ऑफ द पॉप्स होते थे, ये सारा क्लोज्ड एरिया में था, इतना बड़ा नहीं था बिकॉज इनका फर्स्ट कॉन्सर्ट था लाटविया में। तो बहुत अच्छी फील आ रही थी बिकॉज इट वाज इन अ क्लोज प्लेस, बहुत पर्सनल फील आ रही थी। But what I wanted to say was that the fans here were different. फैंस जो हैं वो आपस में लाइन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे एंड यू नो दे वर गेटिंग टू नो ईच अदर, वी वर आस्किंग अच्छा आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बहुत एक नॉर्मल सी फील आ रही थी। ही हिमसेल्फ एज अ परफॉर्मर did not give out any celebrity feels as such, although his performance was awesome. 2 hours that guy danced non-stop, amazing moves he had, because एक तो आप वो वाली के पॉप का होता है ना कि ग्रुप कर रहा होता है सब कुछ, he was doing it all alone and he called 2 or 3 fans on stage in the end to dance with him. लेकिन you know, he gave them the stage. It was not about him, it was about the people who got that chance of a lifetime to come up and dance on stage. तो बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी आपको, लिखूंगी, लेकिन a great experience and I hope पाकिस्तान में भी एक दिन के पॉप का कॉन्सर्ट हो और राबिया एंड फ्यूशा मैगजीन ज़रूर जाएं और देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे ना किसी भी कॉन्सर्ट या किसी भी म्यूजिकल महफिल में जाने से डर लगता है जहाँ मैंने उन गानों को बहुत ज़्यादा सुना हुआ नहीं हो या मैं फ़ैन नहीं हूँ। तो आप बड़ी बहादुर हैं कि आपने ये किया। सो हैट्स ऑफ टू यू शाज़िया। नाउ कमिंग टू द ड्रामास, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हैं।
हम कर लें उसको। Okay, so we have 7 dramas today. We have ज़रपत्तों का बन, इक़्तिदार, जफ़ा, सुन मेरे दिल, बिस्मिल, गैर एंड नादान। आप कहाँ से शुरू करेंगे? ओके जी, आप यस आप बताइए शाज़िया किधर से स्टार्ट करना चाहती हैं आप? We can start with इक़्तिदार because once I start on ज़रपत्तों का बन, I might not end. So better कि हम शुरुआत कहीं और से करें। सो इक़्तिदार बस सही है, इट्स ओके लाइक अब उसमें चेंज आ रहा है कि शाहनवाज़ को उसमें लड़की में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, वो उसको कन्विंस करते हैं कि मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ क्योंकि शहर में स्ट्राइक हुई हुई है और गाड़ी में भी ही ट्राइज टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। सो आई एम माई क्वेश्चन इज़ दैट क्या उसको वाकई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या वो अपने भाई के लिए उसके साथ कोई साजिश कर रहा है, क्योंकि वो अपनी मंगेतर से भी उखड़ा उखड़ा है फॉर श्योर। सो इतनी तो बात है कि मेहरू ने उसके किसी न किसी साइड को, किसी नर्व को टच कर लिया है कि वो उसकी इंडिपेंडेंट और डिफरेंट एक लड़की और जो जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता वो चीज़ और सच्ची लड़की, वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके उसको लग तो गई है, जो उसको बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देती। वो बात भी करने की कोशिश करता है तो उसकी बेइज्जती कर देती है। तो क्या ख्याल है आपका? मेरा ये ख्याल है कि शाहनवाज साहब जो है ना वो एक गेम खेल रहे हैं। ओके, बिकॉज जितना हम उनको जानते हैं, जो या तो कोई एकदम से इतना फ्लिप हो गया मोहब्बत में, इश्क में, और वो भी लाइक वन साइडेड मोहब्बत, अभी तो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन मुझे लग रहा है ही हैज़ अ गेम इन माइंड बिकॉज ही टोल्ड हिज मदर कि अभी आप रुक जाएं, इंतज़ार करें, एंड उसने अपने भाई से भी, जैन से भी यही कहा था। गेम में मुझे लग रहा है ही वॉन्ट्स कि ये लड़की जो है ना इसके लिए फ्लिप हो जाए, शी शुड फॉल फॉर हिम एंड देन ही माइट बी अप टू समथिंग। आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि एज यू सेड कि वो अमल से भी रूठे रूठे हैं और वो बात नहीं कर रहे, लेकिन वो शुरू से अमल में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, तो अभी बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टोरी चल रही है। आई एम नॉट श्योर इफ ही रियली मीन्स इट और नॉट। आई डू लाइक इट कि मेहरू उसको ज़्यादा घास नहीं डाल रही है। लेकिन मेहरू के दिल में भी कुछ ना कुछ होना तो शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी बहन भी उसको कहती है कि वो उन्होंने आपके लिए ये किया, और एक दो पॉइंट से मेहरू के एक्सप्रेशंस दिखाए हैं जहाँ पे वो थोड़ी सी वो सोच में गई है। शाहनवाज तो फॉर श्योर उसको शायद पता नहीं चल रहा है, जैसे तुम कह रही हो शायद वो प्लान ही कर रहा है, लेकिन उसके भी दिल पे असर होना शुरू हो गया है। सो दे आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड अपने 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 दिमाग में बहुत ज़्यादा अपनी डिसीजंस पे कायम रहने वाले लोग हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें भी ना उन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, और हो सकता है शाहनवाज वाकई उसको साजिश में फंसा रहा हो कि इसको मैं किसी तरीके से अपनी साइड पे कर लूँ, या इसको मैं कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर लूँ कि ये मेरे भाई के अगेंस्ट जो केस है वो ले ले। और भाई को भी वो इसलिए लेकर गया, जैसे तुम कह रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, कि वो भाई को उसने क्यों किया, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उनको लग रहा था कि बिकॉज दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि एक शादी का तुम्हें याद हो, जब वो दोनों कोर्ट से निकल रहे हैं तो उन्होंने दिखाया बहुत से रिपोर्टर्स जो है ना उनके सामने उनको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और वो शाहनवाज से पूछते हैं आप किसका साथ देंगे, आप सच का साथ देंगे या आप फैमिली का साथ देंगे। तो वो कहता है मैं उसका साथ दूंगा जो इंसाफ पे होगा। तो उस पर प्रेशर बहुत है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन। हाँ, दैट इज़ ट्रू, बट आई डू थिंक दैट विद दैट प्रेशर ही इज़ प्लेइंग इट स्मार्ट। अभी तक हम समझ रहे थे कि उनकी अम्मा इज़ द मेन प्लेयर, लेकिन आई थिंक दैट ही इज़ प्लेइंग इट स्मार्ट। आई मीन इफ ही इज़ जस्ट फॉलिंग इन लव विथ मेहरू तो कहानी वहाँ तक जाएगी नहीं। आई डू वांट, अब जब है ही साजिशी प्लॉट के, वो आगे जाके उनका प्लान ये था। बट राफी साहब जो है, पहले तो उनको गुस्सा आ गया, उसके बाद उन्होंने जाके गाड़ी तोहफे में दे दी, और गाड़ी जो है वो बताया भी नहीं अम्मा को, किसी को नहीं बताया। तो ये क्यों किया उन्होंने? मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि राफी का ट्रैक ना बड़ा आप सही दिखा रहे थे, ठीक है, इवन दो वी वर सेइंग कि अच्छा बस राफी साइड पे, लेकिन राफी की डायरेक्शन बहुत क्लियर थी। अब उस डायरेक्शन को ना एकदम से उसने फ्लिप किया है कि वो जेलस हो गया उसकी बातें सुन के, तो अरूज की बातें सुन के। देन लाइक ऐसी क्या बात हो गई है भाई जिससे तुम्हारे जहन में शक आ जाए? तुम्हें पता है वो कितनी फोकस्ड है, कितना वो है। थोड़ा एज आई कीप सेइंग ड्रामा बड़ी टिपिकल चीजें कर रहा है कि उसने उसकी माँ से मिलना, माँ की दोस्त से मिलना था, वो देर से पहुंची मेहरू, वो उस पे भी उसने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। तो वो चीजें मुझे नहीं समझ आई। गाड़ी उसने क्यों ली? अब सब उसको समझा रहे हैं भाई वो अपनी माँ से मशवरा तो करते तुम, क्या वाकई मेहरू को गाड़ी की जरूरत थी? तो अब वो शायद अनकॉन्शियसली शाहनवाज से कम्पीट कर रहा है कि अगर वो उसकी दौलत की तरफ जा रही है तो मैं भी उसको दौलत से राम करूं, बट उसे पता होना चाहिए कि मेहरू तो दौलत से इम्प्रेस नहीं होती है। तो आई लाइक मेहरूज रिप्लाई, शी से तुमने अपनी अम्मा को बताया है कि तुमने मुझे गाड़ी दी है। मुझे उसके एक्चुअली रिस्पॉन्सेज अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में अक्रॉस द बोर्ड जब कोई टॉक्सिक कैरेक्टर कोई हरकत कर रहा होता है ना, जैसे जो रूज ने करी है, तो जो स्ट्रेट कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको कभी समझ नहीं आता। मतलब वो पूरी जिंदगी उन लोगों के साथ रहे हैं, पूरी जिंदगी उनको पता है कि वहां से उनको क्या मिलना है, लेकिन फिर भी
वो फॉरन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब उनको कोई बता रहा होता है। तो यहाँ आई थिंक थोड़ा सा सटल प्ले करना चाहिए, बिकॉज उसने लगा लगा के बताई है उरूज ने, तो थोड़ी सी तो आप में इतनी अकल होनी चाहिए ना कि आप, जैसे वो अपनी माँ से तो बिल्कुल सही आर्ग्यू करता है राफे, कहता है नहीं नहीं वो इसलिए गई होगी, लेट हो गई है, काम करती है, लेकिन उरूज की बातों में आ गया फौरन। एनीवे लेट्स गो ऑन। ठीक है जी, we can do the next drama, which one do you want to do? जफा? लेट्स डू जफा। तो शाजिया, आपका क्या रिएक्शन है डॉक्टर नुमैर के जहन में जो मोइज़ के अगेंस्ट शक आ रहा है अबाउट दीबू एंड मोइज़? आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी? खुश तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इस प्लॉट ट्विस्ट से, क्योंकि आपने दिखाया नहीं था डॉक्टर नोमेर को ऐसा। फिर मैंने अपने आप से आर्ग्यू किया कि ठीक है, आप एक ट्रू टू लाइफ पोर्ट्रेल दिखा रहे हैं, नो वन इज़ कम्प्लीटली फ्लॉलेस। फिर मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो गई ना, क्योंकि ये जानता तो है डीबू को, उसको पता है, और वो कितनी ज़्यादा दिखा भी रही है दैट शी इज़ इन लव विथ हिम। फिर मैंने ये सोचा, वो जो दुआ थी ना डॉक्टर नुमेर की, वो थोड़ी सी कहीं जाके मुझे लगी, और मैंने कहा कि चलो यू नो दिस इज़ द स्ट्रगल दैट ही इज़ गोइंग थ्रू एंड ही रियलाइजेस दैट इट्स अ स्ट्रगल। तो मेरा जो है ना एज अ व्यूअर, ये एक टाइमलाइन थी जिसमें मैं गई। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विथ हाउ ही इज़ फीलिंग एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हाउ ही इज़ फीलिंग, सो दैट गेव मी सम सिंपैथी। अच्छा, तुम्हारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मैंने सोचा नहीं था कि हाँ, जो उसकी दुआ है, जो वो बात कह रहा है, वो एक रियलिस्टिक स्ट्रगल मर्दों की दिखाती है या किसी भी इंसान की दिखा सकती है, जहाँ आपको पता है कि शायद ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी जेलसी और आपका अपनी इनसिक्योरिटी जो है, वो आपको एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है और आपको शक या इस तरह की चीज़ में मुब्तला कर देती है। तो ये बात मैंने सोची नहीं थी जो तुमने पॉइंट आउट की है। मैं 2-3 चीज़ें मेरे ज़हन में चल रही हैं। आई फील ड्रामा एक बहुत अच्छे कॉज़ की बात कर रहा है, व्हिच इज़ कि जब अगर इनफर्टिलिटी मर्दों में होती है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट। उनकी ईगो की बात होती है, उसको खुलेआम डिस्कस नहीं किया जाता। औरत के लिए तो है ना कि यार ये तो बांझ है और इससे बच्चे नहीं हुए, दूसरी शादी कर लो और ये कर लो, वो कर लो। अब आप बीवी को तो नहीं कह सकते कि दूसरी शादी कर लो और बच्चा, तो मर्द की ईगो उसको उसकी मर्दानगी को इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं कि अगर वो खुद कॉन्शियस नहीं भी हो तो वो कॉन्शियस हो जाता है। तो आई लाइक दिस कि ये लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट, if a man is going through it, he cannot talk about it and he can't even talk about it with his wife। ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक हो गया है स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन, जो उन्होंने शक वाली बात बताई है, क्योंकि नुमैर को आपने ऐसा दिखाया नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नुमैर ने शुरू में ही बोला था दीबू से कि मैं बच्चे नहीं करना चाहते। याद है जब वो प्रपोजल लेकर गया था, तो वहां से भी एक बात आ रही थी, तो नुमैर ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस। थर्ड, मैं ये भी सोचती हूँ टाइमलाइन को अगर आप देखें, बहुत टेक्निकल जाएं तो उसको उधर गए हुए कितना अरसा हुआ है, या कि अगर उसने मोइस के साथ कुछ किया भी है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो मुझे टाइमलाइन भी सही बैठती हुई नहीं नजर आ रही। सो ये भी नुमैर को सोचना चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। थर्ड, मैं कहती हूँ कि आप कॉज को बहुत अच्छे से रख सकते थे वेयर, और ये ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज दिस साजिशी एंगल ब्रिंग्स अ वेरी, इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम द ड्रामा। तो मुझे लगता है कि अगर वो यही लेकर आते वेयर ही वुड हैव सेड कि लिसन, दिस इज द केस, मेरे साथ ये इशू है, नाउ यू आर प्रेग्नेंट, वी शुड गो टू द डॉक्टर, वी शुड टॉक अबाउट इट एंड चेक कि बच्चे में कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ये पॉसिबल हो गया। सो यस, वाइल द दुआ जो उसने नमाज में की, वो थोड़ा सा सेफ कर रही है, बट आई जस्ट फाइंड इट वेरी वेरी टिपिकल टू ब्रिंग दिस शक का एंगल, जिसकी जरूरत नहीं थी। हम जब जफा इतनी नई चीजें कर रहा है, जब जफा इतना डिफरेंट कर रहा है, जैसे नुमैर ने दीबू को सहारा दिया, नुमैर ने दीबू से बात की, उससे जब खुदकुशी की वो सब की, तो फिर जफा यहाँ पे भी वही चीज मेंटेन करके एक डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल कर सकता था। ये मेरा व्यू है। डू यू एग्री और यू थिंक? I totally agree with you because I feel कि जहाँ okay, I also like it that they're showing कि normally आपने जब characters को दिखाया है, because ये problem male infertility को हमने अलग अलग ड्रामों में देखा है और मुख्तलिफ तरीके से ये हैंडल की गई है। आपने अब एक ऐसा कैरेक्टर लेकर आए हैं जो बहुत सेल्फ अश्योर्ड है, जो बहुत सिक्योर है, जो बहुत मेच्योर है अपनी रिलेशनशिप में, और आप दिखाने की ये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो भी हिल जाता है। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि नुमैर शुरू से कह रहा था कि मुझे बच्चे नहीं करने, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन उसमें भी वो हिम्मत नहीं आई कि ही शुड कम क्लीन, और वो सच अपने ससुराल को अपनी अम्मी को, अपने ससुराल को, अपनी बहन को किसी को बताता, ज़ारा से जाके मशवरा कर लेता, चलो मे बी यू नो एज अ मैन ही कैन नॉट कम अप विथ इट। तो while I like it that someone who is so self-assured and so mature is also going through this problem,
आई विश दे हैड नॉट शोन ये जो शक वाला जो एंगल था, बिकॉज ये किसी और तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकते थे। परेशान हो सकता था, वरीड हो सकता था, अकेला जा सकता था डॉक्टर से अगर डिस्क्लोज नहीं करना। शर्मिंदा हो सकता था, बताते वही, यही तो सही फीलिंग्स है ना भाई। हर जगह तो शक नहीं आ जाता मर्दों में ना। बहुत से मर्द वाकई इस चीज से गुजर रहे होंगे, तो हाउ डू दे डील विद इट? क्या वो सोचना शुरू कर देते कि वो हमारी बीवियां किसी और के साथ इन्वॉल्व है? तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। और एक और वजह मैं ये कहना चाहती हूँ कि जफा बहुत डिफरेंट तरीके से चीजें कर रहा है, एंड जफा हैज बीन दैट गाइडिंग लाइन। जैसे उन्होंने जारा के केस में बताया, दीबू के केस में बताया कि खुदकुशी मत करें, आप अगर थेरेपी के लिए जाएं, या आप के ऊपर कोई अब्यूज कर रहा है तो किस वक्त क्या, दे आर गाइडिंग यू। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी टू गाइड पीपल कि व्हेन दिस समथिंग लाइक दिस हैपेंस, हाउ शुड यू डील विद इट। यू शुड नॉट डाउट। आगे जाके आई एम श्योर वो दिखाएंगे, नुमैर इसको डील करेगा। फिर जिस तरीके से नुमैर ने अपने, जब उसके ससुराल वाले आते हैं, वो रिएक्ट किया, इट वाज सो इमेच्योर। वो गाड़ी लेके मुड़ गया, सब कुछ हो रहा है। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम डॉक्टर नुमैर। मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से दिखा सकते थे। चलो गाड़ी वाली चीज फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि नहीं हुआ, लेकिन यार घर पे लोग आए, अब तो तुम्हें मुंह बना के नहीं बैठे होना चाहिए ना। और बीवी को भी कॉन्शियस करो, वो लोग भी सोच रहे हैं कि तुम 2 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे हो जो तुम ऐसे नखरा दिखा रहे हो। यूर एंड दिस इज द गाय जिसने दीबू के टाइम इतनी मेच्योरिटी से हैंडल किया था। एंड व्हाइल आई एडमिट कि एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, और हर किसी की मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती है, बट आई थिंक एक चीज तो कंसिस्टेंट रहती है कहीं ना कहीं। तो ये कंसिस्टेंसी हमें नुमैर की यहाँ पे भी दिखाई देनी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई दी। जब वो गाड़ी में होते हैं, वो कहती है ओ ये मोइस के घर के करीब है, ये मोइस के घर। भाई पहले तो आपने उसको, वो बिल्कुल मना कर रही थी कि मुझे उस कॉलेज में भी नहीं जाना, एंड यू नो ही फोर्स्ड हर टू गो। धक्का दिया कि नहीं तुम जाओ, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू बी मैच्योर, यू कैन हैंडल इट। अच्छा, अब वो जो है ना, अब कहते हैं ना आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। वो कह रही ये मोइस के मोहल्ले में, ये मोइस मोइस 2-3 दफा रिपीट हुआ। सो आई जस्ट फील दैट यू शुड जस्ट हैव लेट थिंग्स बी। आपने भी तो उसको धक्का दिया ना उस तरफ इतना ज्यादा, वो तो अब नॉर्मल एक्ट कर रही है, आपके दिमाग में ये सारी बातें हो रही हैं। सो आई फील दैट दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ drove him towards that point. I don't know if I can explain it, but एक बात को छोड़ देना, पुरानी रिलेशनशिप को छोड़ दे। Why do you want to keep going back there? जो तुम कह रही हो शाज़िया बिल्कुल सही है। उसने उसको वो कंफर्ट लेवल दिया कि तुम मुझसे नुमैर के बारे में बात कर सकती हो, आई ट्रस्ट यू। अब भाई भुगतो ना उस कंफर्ट लेवल को, उस पे रहो, उस चीज़ पे। तीसरी बात ये है कि यार कितनी अनफेयर बात है कि डॉक्टर नुमैर को पता थी ये बात, दैट ही माइट नॉट बी एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, आई मीन हैव अ चाइल्ड। तो उसको शादी के वक्त ये बात लड़की को बतानी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ड्रामे में मुझे लगता है इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि आप किसी के साथ, देखो किसी को नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी को ये बात पता है तो मुझे लगता है दूसरी पार्टी का ये राइट है टू नो दिस एंड देन एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप नोइंग। उसे छुपाना नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे जो बात होनी अच्छा राबी, तुमने इतना इंटरेस्टिंग ये पॉइंट जो तुमने निकाला है ना, आई थिंक यू डिड एन इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन दिस ऑल्सो, कि हम जब किसी औरत की बात करते हैं तो हम उसको बड़ा फेयर प्ले करते हैं, ठीक है, और यू नो वी उससे अच्छा इसकी तो शादी नहीं होगी, ये हो गया। जब हम किसी आदमी की बात करते हैं तो वी आर ऑलरेडी फीलिंग सॉरी फॉर हिम, एंड व्हेन वी आर फीलिंग सॉरी फॉर हिम बिकॉज ही इज़ फीलिंग सो एम्बैरेस्ड कि हम ये सोचते हैं कि वो उस शर्मिंदगी से कैसे डील कर रहा है। वो तो पॉइंट आया ही नहीं है कि हम कहें कि तुम्हें अपने ससुराल वालों को बताना चाहिए कि यू कांट हैव, एंड that should come hand in hand with feeling embarrassed or coping with all those feelings that you have. So yes, it's very important. So I feel embarrassed की बात नहीं है। हमने मर्दों के लिए ना चीज़ों को बहुत मुश्किल कर दिया है। हमने उनको इस चीज़ का एज ए सोसाइटी, जैसे मर्द औरत सब शामिल है, उनको बोल दिया ओ यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, तुम तो मर्द ही नहीं हो, यू नो। ये उसके लिए बहुत बड़ी ज़्यादा इज्जत का मामला बना दिया, एंड मे बी दैट इज़ बिकॉज इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, यू नो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट अगर आपकी बीवी के पास, बीवी बच्चा नहीं कर सकती, आप दूसरी शादी कर लेते हैं, राइट? सो अब नाउ यू आर द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू डू? सो ये मुझे जो प्रेशर है ना, वो मुझे एम्बैरेसमेंट से ज़्यादा हमने उनकी मर्दानगी को क्रिएट किया है। हमने क्रिएट किया ये मर्दानगी का एंगल उनके लिए बाय पुटिंग दिस प्रेशर। दैट्स व्हाट आई थिंक। कमिंग टू ज़ारा एंड हसन, भाई ज़ारा एंड हसन जो है ना, मुझे ये डर लग रहा है कि ये वापस ना चली जाए। इसने अभी तक ना साइन नहीं किया है डिवोर्स पेपर से, क्योंकि अभी ये अम्मा से मिलेंगी, फिर इनको थोड़ा सा शी विल फील बैड, शी विल अंडरस्टैंड कि उसकी एक हिस्ट्री है, शायद वो ट्रीटमेंट भी करना शुरू हो जाए, बिकॉज वो कह रहा है मुझे किसी भी कॉस्ट पे मुझे वापस चाहिए, मैं थेरेपी पे भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। बात फिर वहीं आके अटक जाती है, कैन सच अ पर्सन बी ट्रीटेड?
Yes, maybe, no, maybe, but should a woman spend so many more years of her life with such a person hoping कि ट्रीटमेंट से वो बेहतर हो जाए? मुझे लगता है ड्रामा ऐसी क्रिएट कर रहा है इंटरेस्ट, ताकि हम सब इस पे रहिए कि क्या ज़ारा वापस चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। मुझे नहीं लगता ज़ारा जाएगी। आई थिंक शी इज़ क्लियर इन हर माइंड, क्योंकि वो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, सिर्फ ये कि उसने साइन नहीं किया, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा नहीं दिखाया, तो मुझे नहीं लगता वो जाएगी। हाँ, वो डिले क्यों करी है साइन करना, ये मुझे भी नहीं समझ आई। अगेन वो टैक्टिक्स ही लग रही है ड्रामे की, कि आप व्यूअर को एंगेज करके रखें ये क्वेश्चन जैसे तुम कर रही हो, और सोचते रहो, ये डिबेट होती रहे, ताकि इस स्टोरी लाइन में भी इंटरेस्ट रहे। दूसरा, मुझे ना बहुत अफ़सोस हुआ दादी ने जब रियलिटी बताई, और मुझे ना ये स्टोरी समझ नहीं आ रही है कि दादी ने इतनी बड़ी बात हसन से क्यों छुपाई। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट व्हेन यू, बिकॉज़ इट डज़न्ट मेक सेंस। जब आपको पता है कि वो चीज़ जो हसन समझ रहा है वो सही नहीं थी, इट वाज़ द फादर हू वाज़ रॉन्ग, तो तुमने पोते को क्यों नहीं बताई जब तुम्हें पता है कि पोते की ज़हन पे असर हो रहा है यार। सो इट जस्ट डज़ नॉट कनेक्ट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, कि इतनी बड़ी बात जिसकी वजह से आपका पोता जो है वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, जब उसको बात क्लियर हो जाती तो वो किसी और तरीके से चीज़ों को देखता। तो दादी ने क्यों किया ऐसा, अभी भी दादी नहीं बता पा रही है। अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। She doesn't want to admit it that it was her son who did all this. मुझे नहीं समझ आई, मुझे बिल्कुल ही ना मुझे ये ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बोरिंग लगा, मुझे नहीं समझ आई, एंड आई वाज़ लाइक, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग बेटर। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वाक़ई हसन का कोई ट्रॉमा होगा, जो जो वाक़ई एक एक्चुअल ट्रॉमा होगा, कि माँ-बाप में उसको उसको पता ही नहीं कि उसके बाप ने क्या किया है। अब सोचो, मैं ये कह रही हूँ, अब उसको पता चला कि उसकी माँ बेकसूर थी, उसका बाप कसूरवार था, तो ऐसे बंदे के ज़हन पे तो डबल ट्रॉमा हो जाएगा नाउ। ही इज़ नॉट नॉर्मल, राइट? ही नीड्स टू बी ट्रीटेड। तो वो एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। अब वो आइडियल जिसके साथ उसकी सिंपैथी थी, जिसके बारे में वो सोचता था, वो टूटेगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा? यहाँ पे ड्रामा थोड़ा-सा, मुझे लगता है इसने ड्रामे ने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को। इट वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल केस, कि भाई एक कपल है, उसमें अब्यूज़ होता है, वो दे कुडन्ट गेट अलोंग विद ईच अदर, उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे हुआ है, जो कि होता है। और देखो, एक और बात होती है, ये बहुत पहले फ़हद मुस्तफ़ा का ड्रामा आया था सनम बलोच के साथ, और उसमें यही था, मुझे आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो उसको थप्पड़ मारता है, और फिर और वो ये दिखाते हैं क्योंकि उसने अपने बाप को मारते हुए देखा होता है। यूजुअली ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके ज़हन में कहीं चीज़ रहती है, तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि हसन ने अपनी माँ या बाप को अब्यूज़ करते हुए देखा था, इसलिए ही इज़ बिकम लाइक दिस। अब मैं साइकोलॉजी में नहीं जाना चाहती, लेकिन जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जब हम कोई एक साइकोलॉजिकल फैक्टर उठा रहे हैं, तो लेट्स डू द रिसर्च कंप्लीटली, लेट्स प्रेजेंट अ केस प्रॉपर्ली, rather than just assuming कि ये हो गया, वो गया, and over complicating things. Yes, I totally agree with you. I also feel that कि बाप को तो मरे हुए काफी साल हो गए हैं ना, कुछ दिन हो गए, तो उसके बाद क्यों नहीं अम्मा मिली? मतलब इट्स सच अ बिग थिंग कि आप अपने बेटे से नहीं मिली हैं। उस वक्त तो कोशिश कर सकती थी, पहले तो बाप ने मना कर दिया, तो ये मुझे पॉइंट। और थोड़ी सी कास्टिंग की, आई वाज रीडिंग विच इज़ अनदर टॉपिक, इट्स नॉट दिस, बट मैं कमेंट्स पढ़ी थी। आपने कमेंट्स पढ़े थे अर्जुमन रहीम एंड मोहित मिर्जा की कास्टिंग पे? मैंने पढ़े नहीं अब, बट याद इट डिडंट मेक इट डिडंट सेंस। मेक सेंस। वो कहीं से भी माँ बेटे नहीं लग रहे, क्योंकि वो माँ बेटे लग नहीं रहे हैं, तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, दादी और हसन का कितना अच्छा रिलेशनशिप नज़र आता था, बिकॉज़ वो वाक़ई एक कनेक्शन हमें नज़र आता था देखने में। इसी तरीके से इतने अरसे से हसन जो है, बड़ा जब हो गया, तब भी तो माँ कॉन्टैक्ट कर सकती थी ना। उससे पहले हमें समझ आ रही है कि दादी कहती है कि तुम्हारे बाप ने अपने पैसे और रोब की वजह से उसको नहीं करने दिया, बट देयर वर सो मेनी वेज़ द मदर कुड हैव कॉन्टैक्टेड। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो ये कि दादी ने क्यों नहीं कुछ किया? अभी भी दादी ने उसको कुछ नहीं बताया, दादी चोर बन गई। या फिर आप दादी को नेगेटिव दिखाते कि दादी इतनी नेगेटिव है कि दादी छुपाना चाहती है। तो मुझे लगा कि इस बार जो है ना, ड्रामा जाते-जाते एकदम से डिप किया। मैं वही कह रही हूँ, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, व्हाई डू वी नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स? ये कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसमें अब्यूज़ का वो था, उसका आपने ट्रॉमा बचपन का दिखाया, बस उसको उतना ही रखें। उसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें ना, उसको क्यों दिखाना है कि माँ की वजह से वो ट्रॉमा में है? भई उसके पेरेंट्स की एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप थी, खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरे थे, एक ने दूसरे को छोड़ दिया, उसका इफ़ेक्ट अब बच्चे के ऊपर हो रहा है। कीप इट सिंपल। आई टोटली एग्री विथ यू। बिकॉज ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी अच्छी इन्होंने दिखाई है, एग्जीक्यूट करी है, कि ये ट्विस्ट लाने की, क्योंकि दिस ट्विस्ट हैज मेड अस क्वेश्चन why are they doing this. It has also made the dadi look very evil, which is actually she is responsible for what Hassan is doing. So I don't want to repeat what you've said because it's correct. So shall we go on?
एंड आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड कि जब दीबू के घर वाले आए थे तो दीबू ने अपनी माँ से क्यों पूछा, मतलब हाँ वो बहुत ही अजीब सा था। एक तो उसने पूछा आपको पता है ज़ारा आप ही के साथ, और भाई उसको नहीं पता, एंड द वे शी आस्क्ड इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस टू मी के मतलब आई वाज जस्ट लाइक बट इनको तो पता होगा ना कि ज़ारा के साथ क्या हुआ, ज़ारा तो कितने अरसे से हॉस्पिटल में और ज़ारा के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, कैसे नहीं पता, और दीबू ने क्यों नहीं बताया माँ को कि ज़ारा के साथ ऐसा हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको अगर कंटिन्यूटी में या ओवरऑल स्टोरी में इसका ख्याल कर लेते तो ज़रा हमारा विजुअल हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होता। totally, I am with you on that, and thank you for reminding me. So next drama. Yeah, we can move on to the next drama, which can be Ghair. Yes, let's do Ghair. अच्छा, गैर की ये कहानी होती है ना, मैं राबिया को संडे को मैसेज करती हूँ और मैं कहती हूँ राबिया मैंने सारे ड्रामे देख लिए हैं, मैं आज रात का देख लूँगी, लेकिन गैर मैंने नहीं देखा। मैं सोचती हूँ मुझे गैर नहीं देखना, क्योंकि गैर में जो है ना वो प्लॉट बिल्कुल वही हो जाएगा जो मुझे पता है, साजिशी, कॉन्स्पिरेटोरियल, और ये यहाँ से कुछ कर रही होंगी, ये उधर से कुछ कर रहे होंगे, वो उनको बिलीव नहीं करेंगे आदिल हुसैन का जो कैरेक्टर है, और वो बहुत ही बेचारी बनी रहेंगी उष्णा का जो कैरेक्टर है। और फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, इट्स हॉरिबल, व्हाई एम आई इवन सेइंग इट। तो एनीवे, तो मतलब कि कहानी बड़ी फास्ट पेस चल रही होती है आगे, और मुझे एक्चुअली इसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है उसामा का, सो दैट्स व्हाई मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे आई एंजॉय गैर, मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब क्या होगा, बिकॉज सालिस का कैरेक्टर इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है, बट यार वो क्या बंदा है, मतलब वो कह रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ भी बुरा हुआ है, एंड द वे द कैरेक्टर हैज बीन रिटन, डायरेक्टेड एंड परफॉर्म, यूजुअली आई वुड पिक अप अ कैरेक्टर लाइक दिस, ऐसे उठा के मैं उसको डालती एक बॉक्स में, बोलती नेगेटिव कैरेक्टर है, इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, टॉक्सिक कैरेक्टर है, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू डू इट विद दिस, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज, बिकॉज उसको ना अब वो बैठा हुआ, मतलब उसकी तबीयत खराब है, उसको पट्टियां कर रहा है, आई शुडंट बी लाफिंग, कह रहे खूबसूरत तो तुम बहुत हो, मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई, and I'm like उसकी भी आंखें खुल जाती हैं कि, and then you know he is saying it with such a straight face that you know it's not lust, you know it, now I'm talking about it, तो मैं भी I think अपनी thoughts को sort out कर रही हूँ कि it's not lust, he is actually wondering to himself कि यार ये इतनी प्यारी है तो मुझे इस पर मेरा दिल क्यों नहीं आया, तो और शादी भी हो गई है तो मसला ही हल हो जाता, मुझे मसला भी नहीं होता, प्रॉब्लम भी नहीं होता, तो वो चीज़ें हो रही हैं। फिर वो उसको फिर आगे भी कुछ कहता है, फिर वो पूरा सीन जब वो खाना खा रहा हो तो कहता है खा लो ना, ठीक है तुम नहीं खा रही तो मैं तो खा रहा हूँ, यू नो इस तरह की चीज़ें। तो वो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो मुझे बड़ा समहाउ सालिस के कैरेक्टर में ना आपको इंटरेस्टेड रखती हैं, आपको बोर नहीं होने दे रही हैं, एंड देन ही इज नॉट गोइंग एक्सट्रीमली नेगेटिव कि वो उसका ख्याल कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, सो मजे का चल रहा है। मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम एंजॉयिंग बिकॉज ऑफ दिस यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि वो यही बात है कि वो उससे सफाई भी करा रही होती है घर की, शी सेड कि अच्छा शेयर करना है आधा आधा, वी आर रूममेट्स, अगर ये काम तुम जान नहीं रहे हो तो फिर, और वो कहते तुम क्या समझते हो कि अभी दूसरे दिन अभी अब्बा का गुस्सा देखा है, मैं ऑफिस जाऊंगा वापस, सो इट्स एक्चुअली वेरी रिलेटेबल, बिकॉज आई वाज आल्सो थिंकिंग ये वापस जाएगा, एक ड्रामा होगा, अब्बा तो फुल टॉस ड्रामा करेंगे उधर जाके, सो ही इज लाइक नहीं, और फिर कहता है मैं दो लड़कियों के बीच में मैं फंस गया हूँ, सो इट मेक्स सेंस। और शायद ये भी है कि मुझे लगता है कि देखो ही इज नॉट अ बैड गाय, सी ही इज नॉट अ बैड गाय, ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, ही इज यूज्ड टू हैविंग थिंग्स इन हिज ओन वे, उसकी जिंदगी एक खास तरीके से चल रही है, लाड से प्यार से, वो इकलौता बच्चा, उसकी आदतें थोड़ी सी खराब, बट तो ही इज स्पॉइल्ड। आई थिंक दैट्स ऑल्सो द रीजन दैट वी डोंट थिंक दैट ही इज टॉक्सिक, बिकॉज उसको वो घर क्यों साफ करे, क्यों साफ करे, यू नो वो कह रहे मैंने तो कभी नहीं साफ किया, मैं क्यों साफ करूं, मैं तो मेरे लिए तो लोग होते थे, और तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाल दिया एंड ऑल दैट हो गया, और अपने जहन में वो समझ जाए मैंने तो शिफा को तो, और वो थोड़ा सेल्फिश भी है, यू नो, तो इसलिए सालिस का कैरेक्टर एंड उसामा आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड प्लस देखो अपनी माँ का ख्याल रखता है, वो भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं हमारा दिल उसकी तरफ। अच्छा, मुझे बताएं कि इनके अब्बा जो हैं जहांगीर, जो फ्लिप हुए एकदम से, दिस वाज अ बिट टू मच, बिकॉज शुरू में जब उनकी मेड ने कहा था कि भाई वो बेहोश हो गई हैं, तो कहता है मुझे नहीं फिक्र है वो मरे या वो जिए, कुछ भी हो, अब वो एकदम से फ्लिप हो गए। सेम थिंग विथ उनकी जो बाकी खानदान ने, जब वो उसके पास भागती भी गई, उन्होंने कहा हमारा रिश्ता खत्म हो गया, शी इज एज गुड एज डेड, लेकिन अब जब हॉस्पिटल में तो सब भागते भागते गए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे एक्सट्रीम चेंज जो है ना, these are the things I don't enjoy because it doesn't make sense to me.
अच्छा, आई फील फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि किसी की डेथ हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, फिर आप सब कुछ भूल के भागे हुए जाते हैं। कोई मर जाता है इंसान, फिर आपको तो रियलाइज़ होता बीमारी है, पे ओह! हमने तो जाते ना, कितने साल पर बीमारी पे नहीं गए, व्हेन वो नहीं, बेहोश हो नहीं, गई थी और क्यों वो नहीं गए। नहीं, वो बेहोश नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो है। अभी जो है वो हॉस्पिटल खुद लेकर आए, अपने सामने उसने देखा, उसने मेड की बात पे यकीन नहीं किया, जब वो ऊपर गया तो वो उठ चुकी थी तब तक या जो कुछ हुआ। लेकिन इस बार तो गाड़ी में उसके सामने हुई ना, उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। सो ही गॉट रियली स्केयर्ड एंड ही टुक हर एंड द डॉक्टर सेड कि उसकी बॉडी शट डाउन कर रही है, उसका सिस्टम शट डाउन कर रहा है। तो नाउ इट्स व्हाटएवर इज़ हैपनिंग फॉर रियल एंड देन सालिस केम, सालिस ने उसको बताया। डॉक्टर्स ने बेसिकली जवाब दे दिया है ना, डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत मुश्किल है उसको बचाना, कुछ ऐसी बात हुई थी। इसीलिए सब लोग चेंज हो गए और अब जब वो लेके चला गया है, द रीजन ही सी इतना मुझे इतना अच्छा लगा वो सीन एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन कि जब वो लेके फाइल लेके घर में आता है ना, सब पूछ रहे हैं क्या, पूछे आप कैसे, क्या जो माँ बाप है ना, वो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला हुआ क्या है बताओ, बिकॉज दे न्यू समथिंग हैज हैपेंड, दैट इज व्हाई ही इज हियर। सो दिस इज द रियलिटी, दे न्यू ये कभी नहीं आएगा अनलेस एंड अंटिल हमारी बेटी को कुछ हुआ है, और यही बात हुई, फिर वो बताया है, तो वो लेकर गए। तो मुझे तो वो ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा, बड़ा रियलिस्टिक लगा एंड बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा ही होता है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम सबको एहसास होता है। एंड मैं ये बात सोच रही थी कि a person has to give up his or her life to make everybody around that person realize कि उसका शायद इतना कसूर नहीं था या ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो वो अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसी वजह से सालिस जो है ना इसको तलाक नहीं देगा क्योंकि माँ ने बोल दिया है। हाँ, सालिस तलाक नहीं देगा, यू आर राइट, लेकिन एक्चुअली उनकी अच्छी खासी गुजर सकती है ना। अदर देन माँ ने बोल दिया, आई वुडंट लाइक दिस टू बिकम अ गुड्डे गुड़िया का खेल के यहाँ शादी हुई फिर इधर तलाक हो गई फिर उससे शादी हो गई, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू शो, राइट। वो फिर बहुत ज़्यादा उस तरफ चला जाएगा, सेंसेशनलिज्म की तरफ। हो गई है, ठीक है, अब गुजारा करो एक साथ, यू आर बोथ। बट आई फील कि वफ़ा जो है ना ओवर द टाइम उसको प्रूव करेगी दैट, प्रूफ नहीं करेगी, मैं गलत वर्ड यूज करी हूँ, ओवर द टाइम उसको रियलाइज होगा कि वफा इज द रियल काइंड ऑफ पार्टनर दैट ही नीड्स, बिकॉज जो शिफा ने किया था, शिफा को ये नहीं करना चाहिए था, उसको वफा और शिफा के दरमियान क्लियरली फर्क नजर आएगा कि क्योंकि अभी भी जब वो हॉस्पिटल में बैठा है तो वफा नहीं चाहती है, हालांकि उस बंदे ने उसके साथ बुरा किया एंड एवरीथिंग, पुप्पो भी है, लेकिन वो उसके साथ रहती है एंड ही रियली नीडेड समबडी, बिकॉज वही मैं कह रही हूँ ना, वो स्पॉइल्ड, अकेला, थोड़ा सा वीक टाइप का इंसान है, उसको कोई सहारा चाहिए। वफा वो सहारा है। ये और बात है कि वफा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ छोड़ दिया था जब उसने फरजाद को देखा, तो वफा के सहन में अभी भी फरजाद है, डिस्पाइट फरजाद को वो सब बातें जो उसने सुपर स्टोर में बोली थी, ग्रोसरी स्टोर में बोली थी, फिर भी वो थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेकिन देती है वफा फरजाद को को देख ये के। भी रियलाइज होगा कि फरजाद माइट नॉट बी द राइट पर्सन फॉर हर, बिकॉज फरजाद हर चीज पे बहुत ज्यादा सस्पिशियस, शक्की है। अच्छा, लेकिन वफा ने अपना सर तो रख लिया था उनके कंधे के ऊपर फॉर अ मोमेंट, तो वहां से भी आपने सो गई थी भाई, सो गई थी ना, सो गई थी भाई, फिर जानबूझ भी। के नहीं रखा था, सो गई थी। हाँ हाँ, हाँ, वही तो, या आहिस्ता आहिस्ता दे आर शोइंग। I just want to give a shout out to the script and the director and Sabah Hamid for that great performance। जो वो इतना कोई अच्छा जुमला था शाजिया, जो वो कहती है ना कि तुम्हें पता है हर बार एक शौहर जब बीवी को तलाक के धमकी देता है तो इट्स लाइक वो हथौड़े, पता नहीं वो क्या एग्जैक्ट वर्ड्स थे, बट वो इतने अच्छे डायलॉग थे, इतने अच्छे डायलॉग थे। और उसने कहा कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में ये बात आ जाए तो उसकी पेवंतकारी कभी भी नहीं हो सकती, दैट इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। I think these were really great lines which our dramas need to show and need to talk about कि ये धमकी देना भी तलाक के बराबर ही होता है और ये धमकी देना is not the right thing. You should not do it, and it was shown beautifully. I totally agree with you, Rabia. So we can move on to the next drama. We can do ज़रपतो का बन। ओके, लेट्स डू सरपतों का बन। दोनों एपिसोड देख ली आपने? जी मैंने दोनों एपिसोड देख ली। ओके, आई वंडर व्हाई दे हैड टू शो बोथ टुगेदर, बट दे डिड। अच्छा, तो सबसे पहले हम उस कॉन्वर्सेशन पे आ जाएं, वो जो ख़त लिखा था मीनू ने, सीधे उसी पे आ जाएं, आपको कुछ और बात करनी है पहले? नहीं नहीं, आप सीधे उसी पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा वो खूबसूरत सीन था, मुझे लगा वो सीन बहुत ही प्यारा था एंड द वे ही राइट्स आई लव यू, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद का पूरा दोनों के दरमियान इंटरैक्शन बहुत अच्छा था एंड आई लव द परफॉर्मेंसेस एंड सजल अगेन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। वो जब मतलब आई वांटेड टू आस्क कर कि ये आपने शूट कैसे किया है, सीरियसली आई वांटेड टू आस्क कर कि क्या सोच रही थी, कैसे आंसू आए, बिकॉज इतने मोटे मोटे उनकी आंख में आंसू और वो चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हुए, दैट यू कुड सी दैट मीनू वाज रियली टच्ड बाय दैट एंड इवन हमजा। See, Sajal is such an experienced and such a
सीजन्ड आर्टिस्ट आई वुड से, उनके सामने जम के इस तरह की परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है। एंड हमजा सोहेल डिड एन अमेजिंग जॉब। उस वक्त जो नौफल के एक्सप्रेशंस थे, द सॉफ्टनेस इन हिज आईज, यू नो, द सिंसियरिटी दैट हिज एक्सप्रेशंस एंड हिज you know gestures showed, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हमजा did a great job, I felt so the whole scene was very nicely done. The scene was beautiful, very well executed, very well performed. और राबिया, मुझे बार बार जब मैं सजल को परफॉर्म करने देखती हूँ ना, तो मुझे वो नदीम बेग का इंटरव्यू याद आ जाता है which she had with you after कुछ अनकही, in which he said सजल की आंखें, एंड वाकई her eyes speak volumes, like they, वो पूरा एक कहानी लिख देती हैं आंखें उनकी। एंड जैसे तुम कह रही हो कि वो आंसू टपक रहे थे, एंड वो सही टाइम पे टपक रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो यू नो शी वाज मेकिंग अस फील फॉर समथिंग, बिकॉज व्हेन शी क्राइड वी फेल्ट लाइक यस दिस इज समथिंग, एंड हमने भी अपने आंसू रोके हुए थे उस वक्त, बिकॉज वी ऑल्सो फेल्ट कि यस दिस इज, एंड द फैक्ट दैट अ गर्ल, मुझे तो लगता है कि जब सज्जल का कैरेक्टर मीनू उस वक्त रोई, तो आई फेल्ट फॉर ऑल द women जिनको यही चीज़ें अपने दिल में, उनके ये तासुरात होते हैं या ये ख्वाहिशें होती हैं कि वो अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर से ये बातें कर सकें और काश कर सकें। और हम यही कहते हैं ना कि निकाहनामे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हैं लेकिन आप नहीं लिखते, तो ये वो बातें थी जो उसने करी हैं। डू यू वांट टू डिस्कस द शर्तें क्विकली दैट शी स्पोक अबाउट? आई थिंक शाजिया, मुझे लगता है वो शर्तें कोई इतनी अच्छी बात है। द ड्रामा डिड अ ग्रेट जॉब बाय हाईलाइटिंग कि ये 3 चीज़ें भी वो चीज़ें जिस पे औरतों को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी मे बी माँओं को एजुकेट करना चाहिए, अपनी बेटियों को, यू नो, लड़कियों को खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि ये उनकी सेहत से रिलेटेड है। और मतलब वो बहुत खूबसूरत पॉइंट्स थे जो, बिकॉज़ इट्स अ कश्फ फाउंडेशन प्रोजेक्ट, तो ऑफ कोर्स दे हैव अ पर्पस, दे हैव अ ऑब्जेक्टिव, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा ये कम्युनिकेट किया है। मुझे लगता है शाज़िया, अगर आज 100 लड़कियाँ भी ये सोच रही हों शादी के वक़्त कि उनको ये बातें अपने ज़हन में रखनी है, दे हैव अचीव्ड अ बिग थिंग। आई थिंक द वन थिंग दैट शी सेड वाज कि मैं डिसाइड करूंगी मुझे कब, आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डालेंगे जब तक पढ़ाई नहीं ख़त्म हो गई, was explaining that whole phrase we've heard so many times, my body, my choice, which has been twisted and confused by so many people. ये एक चीज़ है जो एक औरत को एक हक होना चाहिए इसके ऊपर, और यह ज़रूर वो अपने पार्टनर से डिस्कस करें एंड दे डू इट टुगेदर। एंड यही बात जब मेरी कश फाउंडेशन से भी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि इन लॉज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सिर्फ उनसे नहीं, रिसर्च भी मैंने पढ़ी थी, तो वो इन लॉज का जो, इसीलिए उन्होंने जो कहा ना कि आपके घर वाले भी नहीं करेंगे। आई ऑल्सो लाइक इट दैट शी सेड कि वो पैसे मैं आपको वापस दूंगी, आप वो करेंगे, तो आई थिंक दैट वाज ऑल्सो समथिंग न्यू। तो हम जहाँ कह रहे हैं कि औरतें जो है वो अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, वो मर्दों से ये भी कह रही हैं कि ठीक है, ये आप मेरे लिए कर रहे हैं लेकिन मैं आपको वापस भी दूंगी। सो एवरीथिंग वाज ब्यूटिफुली डन एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, एंड इट्स लाइक it's one step forward for women to think about कि हम ये भी कर सकते हैं मे बी इन फ्यूचर। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, अलबत्ता मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, इस पे भी मैं डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि कब जो उसने बोला था ना कि ये मेरा डिसीजन है, मेरी बॉडी है, आई फील हैविंग अ चाइल्ड इज़ अ डिसीजन बाय व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। और कभी मैं कभी तुम हमें दिखा रहा है कि जब when a couple becomes pregnant, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ माँ पे नहीं बाप पे भी होता है, और शायद हम आज तक उसको अंडरमाइन करते आए हैं। यू नो, फॉर मी दैट्स व्हाट कभी मैं कभी तुम हैव शोन। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि उसमें ये लाइन ज़रूर थोड़ी सी एडजस्ट कहीं कर देना चाहिए थी। बट उसके साथ साथ मैं इस बात के लिए भी अवेयर हूँ कि हम जहाँ मेजॉरिटी तबके से बात करें, वहाँ पे मर्द कभी कभी इनडायरेक्टली प्रेशराइज करके अपनी बात मनवा भी सकते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी यू नो सोचने वाली नहीं हूँ। और इंसान तो जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे चलते, मे बी गोइंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दिस, गोइंग फॉरवर्ड इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, बिकॉज ये डिसीजन किसी एक का नहीं, कपल का होना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी, unless you want to say something, I I'll just move want to on say I otherwise. agree, that's why I said कि वो मियाँ बीवी आपस में करते हैं, लेकिन I feel कि ये शराइत हैं जो एक लड़की ने रखी हैं, और उसको वो उस पे वो डिस्कस भी कर सकता था, मना भी कर सकता था, but he accepted them. So that is on a case to case basis, because आप कोई भी शराइत रख सकते हैं शादी से पहले, लेकिन वो आप दोनों के बीच में एक मुआयदा होना चाहिए कि ये रहेंगे। That's why I chose not to say anything. मुझे एक चीज़ और है, वो ये है कि आई रियली लव द सेम। आई थिंक मैसेज से मुझे थोड़ा सा इशू था। मुझे लगता है मर्दों को, उनका शायद मतलब ये नहीं हो, एंड यू माइट नॉट एग्री विद मी, बट आई फील जो नोफल कहते हैं ना, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरा करना आज से मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता औरतों के ख्वाब पूरे करना मर्दों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मर्द शुड फैसिलिटेट
क्योंकि इस थॉट से निकलना है कि औरत को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत है। येस, द हस्बैंड शुड बी देयर टू सपोर्ट हर, द हस्बैंड शुड बी देयर टू फैसिलिटेट हर, बट इट शुड नॉट बी हर हस्बैंड्स ज़िम्मेदारी टू फुलफिल हर और टू कंप्लीट हर ड्रीम्स। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है वहाँ लाइन थोड़ी सी चेंज हो सकती थी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, यू नो। या Could be. I'll reserve my opinion only because again I feel कि दोनों के दोनों बहुत चाहत से और genuine feeling से एक दूसरे को ये कह रहे हैं, and कहीं कहीं आपका emotion भी तो आता है ना बीच में. So I would say, but yes, looking at the broader message, the larger message, I would say कि हाँ, आदमी के ऊपर इतना pressure in the same way कि when she said कि clinic तुम अपने पैसों से set up करोगे या something, I felt maybe could have been changed, but he seemed to be okay with it. But because this is a Kash Foundation project, na, that's why we have to be careful with the messaging that we are sending. So, but it's a great drama. हम सिर्फ एक suggestion दे रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसको ये बहुत ज़बरदस्त है, उसको 3% 5% और बेहतर कैसे किया जा सकता था, because in no way I want to undermine or I want to question or negate the efforts that have been made through this drama, because I think इस ड्रामे ने इतने खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं शाजिया, इतनी खूबसूरत तरीक़ों से हमारे थॉट प्रोसेस को, मेरे थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट किया है। सबसे बड़ी बात ये कि एक लड़की जब एम्बिशियस होती है तो उसकी सॉफ्ट साइड ख़त्म नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं कर सकती, यू नो, शी विल लर्न, शी विल गो अहेड एंड डू थिंग्स। पेरेंट्स का, फादर्स का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, जिस बंदे से शादी हो रही है उसका और आपका ट्रस्ट होना कितना ज़रूरी है। सो बहुत खूबसूरत चीज़ें उन्होंने दिखाई। आखिरी वाले सीन 18 मेडल्स, उसके बारे में आपका क्या ख्याल था? 18 मेडल बहुत लंबे चले जा रहे थे। आई डोंट थिंक दे नीडेड टू शो, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि मीनू इज़ बहुत काबिल शागिर्द हैं और वो काम सही करेंगी, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। मुझे भी लगा 18 बहुत ज़्यादा है, एंड आई डिडंट थिंक देयर वाज नीड फॉर ऑल ऑफ दैट। और शायद उन्होंने वो इतने रखे कि वो माँ को भी पहना सके एक मेडल, एक बाप को भी पहना सके, नौफल को भी दे सके एंड एवरीथिंग, व्हिच आई फेल्ट डिडंट नीड टू। बट येस, द आइडिया वॉज वेरी गुड दैट उसके पीछे जो वाकई मेडल डिजर्व करता था वो उसका बाप और उसकी माँ थी, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और उसके पीछे खड़े रहे, एक सेकंड के लिए भी उसको गिरने दिया। इवन रोशन को भी कुछ ना कुछ मिल ही गया, यू नो। सो आई थिंक it was a very beautiful ending. It made you feel warm. I did feel that it could have been shot better, you know. वो गाँव में कहीं होती और सब कुछ होता, बेहतर हो सकता आई था। वुड हैव लाइक्ड इट कि वो स्टेज पे खड़ी होकर रिलेट करती और फिर वो क्योंकि मुझे फ्लैशबैक्स अच्छे लगे थे कि रोशन उसको लेकर जा रहा था कॉलेज, तो वहाँ उसने सपोर्ट किया था, अब्बा ने उसको इस तरह सपोर्ट किया था, तो वो जो भी वॉइस ओवर अगर सजल का आता विद द फ्लैशबैक्स वुड हैव बीन बेटर। हाउएवर इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन। एंड राबिया, आज हमारा सैफी हसन साहब का इंटरव्यू गया है ऑनलाइन, in which he said that what we tried to create in ज़रपत्तों का बंद was a mini पाकिस्तान, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग अपना काम कर रहे हैं, बुरे लोग अपना काम कर रहे हैं, और आगे जाके and he said this is how we have tried to show it, we don't know if we've been successful। तो इसी तरह आप देखो उसके भाइयों को नहीं दिखाया बिकॉज भाइयों का कोई इनपुट नहीं था इन व्हाट शी डिड। अफजल चचा को फ़ोन किया क्योंकि उनका भी इनपुट था। सो इसलिए आई थिंक दे ट्राई टू कीप इट रियल एज फार एज पीपल आर कंसर्न कि हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। आई थिंक एक और चीज़ जो उसने बहुत अच्छी ज़रपत्तों के बनने दिखाई वो ये कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना है, कि जब नौफल ने दोबारा केस लाइव किया तो उसकी दोस्त ने उसके साथ दिया, फिर वो उन्होंने पूरा दिखाया, जिसमें हमने रोशान ज़फ़र को भी देखा कि वो भी बोल रही होती हैं, यू नो, लोग निकले एंड टीवी वाले आए एंड एवरीथिंग। सो एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने दिखाई कि आजकल के ज़माने में टीवी एंड सोशल मीडिया कैन रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट इवन इफ द लॉ इज़ नॉट ऑन योर साइड। तो ये मुझे हाईलाइट करना ड्रामे का वो इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि जो नौफल के साथ एक और मुनीसा हाशमी को भी देखा था, रोशानी एंड मुनीसा हाशमी को भी देखा था, बिल्कुल मुनीसा हाशमी को भी देखा था रोशानी ज़फ़र के साथ। और मेरा एक पॉइंट और था जो मैं भूल गई हूँ, तुम कंटिन्यू करो, मुझे याद आता है तो मैं बोल दूंगी। आई वांटेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि इनका देखिए, हम कह रहे थे मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट इफ़ यू नोटिस ऑल द मैसेजेस वर कनेक्टेड टुगेदर। तो बात शुरू हुई थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे और एंड भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर ही हुई। देखो रोशन का जो मैसेज था, वो जो बात हुई थी ना मेराजुद्दीन की और उसके मुकद्दस के अब्बा से, तो वो यही बात हुई। ही सेड ये तो कुछ काम नहीं करता। ही सेड कि हाँ बच्चे इतने सारे हो जाते हैं, मेराजुद्दीन ने कहा, और देखो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, इतने सारे बच्चे हो जाते हैं फिर सबको काम नहीं मिलता।
तो दे सॉर्ट ऑफ दे मेड यू रियलाइज कि भाई दिस इज, फिर ऑब्वियसली मीनू का जो खत था वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल से ही था कि मैं किसी ऐसे बच्चे को गोद लूंगी जिसके पास माँ नहीं है, माँ, दैट्स व्हाट मेड मी क्राई एक्चुअली, नाउ आई रिमेंबर, जिसको माँ की गोद नहीं मिली। इसी तरह उन्होंने बाकी, उसका अब्बा ने जो कॉन्वर्सेशन करी, अब्बा ने कहा कि मेरे बच्चे तो होते गए लेकिन मैं उनकी तरबियत सही नहीं कर सका, तो मेरी गलती है। एंड ही वॉज फीलिंग बैड फॉर ऑल हिज सन्स जो इतने ज़्यादा मीनू की जान के पीछे, सबकी जान के पीछे लगे हुए थे, एंड दे ही फेल्ट वर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स। सो एंड फिर चाइल्ड लेबर पे वही कि इतने बच्चे हो जाते हैं, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लंबा, बट आई लव द वे एवरीथिंग कनेक्टेड टुगेदर कि, एंड फिर वो गांव वालों ने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अब इतने बच्चे होते हैं, टू मेनी माउथ्स टू फीड, खाना नहीं होता तो आपने अपने बच्चों को भेज दिया किसी के घर जहां आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए। तो इट वाज वेरी ब्यूटिफुली कनेक्टेड, ऑल द मैसेजेस। That's the other point that I wanted to say कि उन्होंने जो चाइल्ड लेबर पे बात की और ये कि बच्चों को ना भेजें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रोशन आई फेल्ट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद व्हाट हैपेंड विद रोशन। रोशन को जॉब के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चे ज़्यादा हैं, जॉब्स मिल रही हैं, नहीं, एक लड़की का फ्यूचर आप किसी के हाथ में ऐसे नहीं दे सकते, स्पेशली क्योंकि उसने एफर्ट ही नहीं दिखाई। या तो वो एफर्ट दिखाता, उसको जॉब नहीं मिल रही होती। रोशन कंप्लीटली थ्रू आउट हैज़ बीन दिस गाय जिसने मोहब्बत को सीरियसली नहीं लिया, बस वो मतलब एक रोंदू आशिक की तरह, वो कभी ये लेके जा रहा है, कभी वो लेके जा रहा है। सो आई फेल्ट रोशन वाज समबडी हु वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ही वाज नॉट अ गुड रोल मॉडल एट ऑल। वो मतलब एंड मुकद्दस, मुझे लगता था उसको वो वाला हार वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। शी शुड हैव टोल्ड हिम, यहाँ से निकलो, रिश्ता लेकर आओ। एंड तक उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रिश्ता लेकर आता। तो वो एक चीज मुझे लगता है जो दिखा सकते थे बेहतर तरीके से, बट उन्होंने नहीं दिखाई। सो रोशन पे भी मैंने सवाल किया था, उनका जवाब आप पढ़ लीजिएगा, सैफी हसन का सवाल। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा, मुझे लगा कि रोशन रिप्रेजेंटेड दैट पार्ट ऑफ अस जो खुद से नहीं कर सकता कोई, जिसके मुंह में जबान, वो जब पूरा बैठक भी, जब खानदान उसका बैठा था, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला जब तक अब्बा ने और उन सब ने जो है ना वो स्कीम नहीं क्रिएट करी और कहा कि नहीं ठीक है मीनू की शादी मैं कर दूंगा, बिकॉज उसमें वो है ही नहीं। ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि उनके अब्बा ने कहा था कि रोशन को हम अपने घर में रख लेते हैं ऐसा घर दामाद, जो मैं राजुद्दीन ने कहा बहुत जल्दी है। आई विश कि वो उधर क्लोज कर देते, बिकॉज वहाँ फिर इसका अब्बा ख्याल कर देता और वो शायद कुछ और अपनी मीरासी में या कुछ सिंगिंग में या कहीं ना कहीं उसको इनकॉर्पोरेट कर देता ताकि कुछ ना कुछ आमदनी आती रहे। सो मेरा ये इशू है, ये एक कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है विच इज़ मैसेज बेस्ड, सो वी कैन नॉट जस्ट लेट थिंग्स लाइक बी दैट। बिल्कुल सही है कि उसमें हिम्मत नहीं थी अपने हक के लिए लड़ने के लिए, अपने पेरेंट्स से और मुकद्दस के लिए बात करने के लिए। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ दैट he was representing that portion of the society who cannot take a stand for themselves. But the fact that you never showed that he made an effort to earn, that he made an effort to fight for himself was a big thing. वो उसमें जज्बा ही नहीं था, वो हम चीज को इनकरेज नहीं कर सकते। बीच में वो इसलिए गया मुझे था लगता है ना कि वो ढोल चीज बजाने, सिटी में जो गया था करके वापस आ गया, बट वो अम्मा अब्बा ने निकाला था तब गया था, वो अम्मा अब्बा ने निकाला था तब गया था, खुद से नहीं गया था। उसके बाद भी वो कहीं कहीं भी कुछ करते हुए दिखाते हैं, बिकॉज इट्स अ मैसेज बेस्ड ड्रामा, सो you cannot justify something which is not right. But खैर हमने ज़दपतों के बंद पे बहुत लंबा कर लिया है, तो I think yeah. I just want to I wanted to mention very quickly the shots, some of them executed were really well done. For example, जो मलिक नादिर जब गिरते हैं ज़मीन के ऊपर, रोड के ऊपर, तो फिर वो ऊपर से जो ड्रोन उनका शॉट लेती है एंड वो पूरा बड़ा हो जाता है एंड यू सी द एंटायर विलेज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर जब मीनू की ग्रेजुएशन हुई और वो सब जो टोपियाँ ऊपर फेंकती हैं, दैट शॉट वाज रियली नाइस। तो इस तरह की एग्जीक्यूशन थ्रू आउट एंड बहुत सिंपल, नथिंग ओवर द टॉप, नथिंग वेरी exciting या involving VFX or something, but simple things really added to the storytelling for me. Okay जी, next drama, सुन मेरे दिल जी। ओके जी, तो आ गई है वो नौकरी करने के लिए। I was very sad to see the father go. That was really sad for me. So for me the second episode जो Thursday को आई, I think ये बहुत ज़्यादा stretch कर दिया। On one end I did like कि किस तरह वो बिल्टअप कर रहे थे, लेकिन पूरी एपिसोड उस बिल्टअप पे चली गई, which I felt was not needed. And how can everyone in the family could be so silly and not use their common sense कि, और ये मतलब इतना खींचा कि वो बोली है उस दिन 17 तारीख, पता नहीं कौन सी तारीख थी, 7 बजे अब्बा वहाँ गए थे, बट वो उस दिन तुम्हारे साथ भी थे, क्या हुआ था? उसके बाद 10 दिन की छुट्टी। हम कोई मिस्ट्री थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, कोई हम मिस्ट्री थ्रिलर थोड़ी देख रहे हैं, हम कोई क्या क्लूज थोड़ी वो करें।
आई कुड अंडरस्टैंड कि आप मे बी हाफ एपिसोड या 20 मिनट्स उस पर लगा देते, बट टू हैव द इंटायर एपिसोड वेयर यू नो सदफ इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि चक्कर क्या है, वो करोड़ रुपए क्यों चाह रहा है और क्यों अब्बा ने भेजा था, वाज टेस्टिंग माय पेशेंस टू मच. आई फेल्ट दैट it was bad execution, bad script decision. Sorry. आई टोटली एग्री विथ यू कि वो पहले कर देना चाहिए था, बहुत लंबा स्ट्रेच था. व्हाट आई डिड लाइक दो वाज कि जब सदफ जाती है कमरे में एंड ज़ावियार उसको देखता है और वो यूं करके मना करता है कि अम्मा को मत बताना. आई रियली लाइक दैट बिकॉज दैट ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज. एक जो जब डायग्नोसिस किसी कैंसर पेशेंट का या कोई भी टर्मिनली डिजीज़ का होता है तो वो वहाँ से आई थिंक उसको कैपिटलाइज, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग द वर्ड कैपिटलाइज, आई मीन कि हमारी सिंपथी को वो एंड they wanted us to feel for him which we were feeling anyway because हमें, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि ज़ावियार का आपने शुरू से दिखा दिया है तो जब उसको कुछ होगा तो वी विल फील फॉर हिम, तो उसको आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आपने रिलेशनशिप्स बहुत पॉजिटिव दिखाई हैं अम्मा की एंड सदफ के बीच में एंड भाई के बीच में. इन तीनों के अंदर मुझे बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस मिली हैं विच आई रियली लाइक. एंड आई रियली थॉट कि जब वो निकलती है, वो माँ से पूछती है, तो शायद माँ को पता हो कि माँ ने तब तक कागज़ निकाल के देख लिए होंगे. माँ को इतना आपने प्रोएक्टिव दिखाया है. जब वो पूरी उससे पहले अमार वाली एपिसोड हुई थी, माँ वाज राइट देयर, यू नो, माँ की सोच अच्छी खासी चल रही होती है. तो अब माँ को क्या हो गया कि वो कोने से वो उठ ही नहीं पा रही है. वो देख रही है सदफ क्या बात करी है, वो देख रही है क्या चीज़ें हो रही हैं. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि माँ गई होगी, उसने सबसे पहले रिपोर्ट्स निकाल के देखी होंगी कि क्या चीज़ है. एंड देन थर्ड चीज़ यार, वो बच्चा ज़ावियार, मतलब हाउ फार कैन ही हाइड दिस थिंग. मुझे लॉजिकल नहीं लगी जो चीजें हो रही हैं. इवेंचुअली तो तुम्हें किसी को बताना है ना, तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा. यू जस्ट गोना जस्ट गिव अप ऑन ट्रीटमेंट लाइक दिस. 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए आ भी जाएंगे तो तुम कैसे उसको हासिल करोगे या तुम कैसे बताओगे कि मेरे ला. तो इतने लूप होल्स थे उस सारी एग्जीक्यूशन में, और अब वो माँ से छुपाने का कह रहा है. मतलब इलाज होगा, सब होगा, माँ को कैसे नहीं पता चलेगा. सो पहले अब्बा ने जो नामदार साहब ने डिसीजन लिया था वो भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक था, और अभी भी जो हो रहा है वो अनरियलिस्टिक है. मुझे लगता है जब भी आप एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो उसको उतना ही खेलिए जितना रिक्वायर्ड है. उसको इतना मत स्ट्रेच कीजिए कि आप बोले यार अब तो आंसू भी नहीं निकल रहा है, अब हम थक गए. हम तो आंसू तैयार करके बैठे थे, वी वर रेडी कि अब हम क्राई करेंगे, लेकिन हमें रोने का मौका ही नहीं मिल रहा और पूरी एपिसोड चली गई. अब वी आर लाइक अब हम थक गए, अब हमें नहीं रोना आ रहा आपके ऊपर. सॉरी. हाँ, बहुत लंबा हो गया था बट आई डिड अंडरस्टैंड क्योंकि ऐसे होता है घरों में कि आप पेरेंट्स को नहीं बताते दैट समवन, आप कहते हैं कि बहुत सीरियस डिजीज़ है और ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, हो रहा है, लेकिन आप नहीं बताते पूरी बात. आई सीन दैट हैपनिंग, सो आई डिड एंड आई रियली डिड फील फॉर हर, बट येस वेरी स्ट्रेट बिकॉज आई वांटेड टू नो कि दूसरी तरफ क्या होगा. वो अब वो पैसे देने आए थे, हेल्प करने आए थे, तो अब क्या होगा. वो आगे हेल्प कर लेना, उसको सदफ कांटेक्ट करेगी, उनसे बात आगे. वहां मैं चाह रही थी कि सदफ विल बी प्रोएक्टिव नाउ एंड फाइंड आउट बिकॉज वो तो घर बेचने का कह रहे थे, अब घर ना बेचें तो आगे क्या होगा. दैट वाज व्हाट आई और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि बिलाल अब्दुल्ला ने हमशा को क्यों नहीं बोला कि इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो, कुछ पैसे क्यों नहीं दिए. ही वाज वेरी लाइक ही डिड ट्राई टू डू इट, बट आई थॉट ही वुड डू मोर देन दैट. सो मुझे एक चीज़ वो मिसिंग लगी. उसके बाद अमार और हमशा का पूरा जो इंटरेक्शन है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हमशा, मतलब I am really liking Hiramani's performance. I'm really liking, I find her character to be very interesting, but I'm getting a little irritated by the fact कि मुझे हमशा की intentions clear नहीं है. मुझे नहीं पता कि वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे है, वो सदफ को निकालना चाह रही है. She's just a person who likes to create, you know, these kind of manipulations and she wants to, you know, वो misunderstandings create करती है. वो उस तरह की बंदी है क्योंकि उसने अमार को भी एक different, वो अमार को भी तीली लगाती रहती है. So हमशा की ना डायरेक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, and because of that मुझे समझ ही नहीं आ रही वो कोई चीज़ क्यों कर रही है. So हमशा का मुझे सिर्फ ये समझ आता है that she is madly in love with बिलाल अब्दुल्ला and she knows कि one sided love है, ये कभी रिस्पॉन्ड नहीं होगा. नहीं, बट शाज़िया किस चीज़ ने तुम्हें ये आइडिया दिया कि वो किस चीज़ ने तुम्हें आइडिया दिया कि वो वन साइडेड लव में उनकी सैड लुक्स वो देख रहे होते हैं, वो देख रही होती है उनकी तरफ, लेकिन वहां से उनको बड़ा एक लॉजिकल प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स मिलता है. एंड हमशा इज ऑल्सो द पर्सन हु नोज ऑल दीज पीपल क्योंकि वो स्कूल में साथ रही थी, तो होपफुली दैट्स व्हाई शी इज क्लोज टू अमार ऑल्सो बिकॉज शी नोज हिम फ्रॉम बिफोर. दैट्स व्हाई उसने पूछा बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के बारे में, उसने कहा कि हाँ वो भी मेरे साथ थी कॉलेज में, तो यहाँ आई एम होपिंग उसका कोई कनेक्शन हो. अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उसको मोहब्बत है. शी माइट बी स्लाइटली इंटरेस्टेड, वो जो एक ऑफिस का सीन दिखाया था, बट मोहब्बत तो ऐसी कोई नहीं दिखाई. सो मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे ये नहीं समझ आया व्हाट इज विद दिस टचिंग ईच अदर. मतलब अमार आया,
उसने उसको शोल्डर से पकड़ा हुआ है और उसको कह रहा है कि बता दो ना, मतलब ये किधर होता है, ऑफिसेज में किधर होता है ये? एंड इवन इफ दे न्यू ईच अदर बिकॉज ऑफ कॉलेज, नोबडी डज दिस. सो मुझे ना, आई एम सॉरी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमारे ड्रामे डायरेक्शन में और एग्जीक्यूशन में क्यों ऐसी चीजें मिस कर देते हैं. इमेजिन करें, दो लोग, दो कुलीग्स, वो कितने भी करीब हैं एक दूसरे, कितने भी फ्रैंक हैं, वो आके पीछे से आपके दोनों शोल्डर्स को पकड़ के बोले कि नहीं बता दो ना मुझे कि क्या हुआ. इट इज सो ऑकवर्ड. व्हाई वुड ही डू दैट? या तो वो उसको झंझोड़ के कुछ पूछ रहा हो, वो गिरने वाली हो तो उसको पकड़ रहा हो, वो उससे नॉर्मल बात कर रहा है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके बात करेगा ना कि हमशा बता दो क्या हुआ, मैं तुम्हें रात को डिनर पे ले जाऊंगा. व्हाई डज ही हैव टू टच हर टू? और उसके बाद भी उसने उसको कहीं और भी जेस्चर था फिजिकल, मतलब कुछ टच कर रहे थे, हाथ पकड़ा हुआ था या कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ आई रहा. एग्री विथ यू. आपने कुछ फील किया शाजिया, या इट्स नहीं ओनली नहीं, मी? बिकॉज नॉर्मली इट इज ओनली यू, बट Normally it is only me. but this Oh, wow, time, okay, चलो. but this time when he went and held her by the shoulders, I tried to think what's going on. फिर मैंने कहा अच्छा ये कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर भी ये तो ऑफिस में अभी, why they doing that? So I did get that कि ये क्यों हो रहा है. उसके बाद मैंने हाथ पकड़ने का नहीं देखा, बट आई थिंक व्हाट मुझे लगता है कि डायरेक्टर जब वो फ्रेम देख रहा होता है ना अपनी कैमरे लेंस से, वो कहता है नहीं यहाँ जो है ना कुछ थोड़ा सा एक्टिविटी होनी चाहिए, ज़रा मोबिलिटी इंक्रीज करनी है, which doesn't make sense because you could have done the same thing with a different execution. दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आई कि सदफ की आंखों में इतना मेकअप क्यों था. उनके अब्बा की अभी डेथ हुई है और उसके बाद वो अपने भाई की फिगर आउट करने की कोशिश करी है. I felt that you could have played really, really down on the makeup and the look that was, even if it was being tried कि no makeup look दें, फिर भी वो पता चल रहा था कि मेकअप किया हुआ है. अब तो ड्रामा शूट होकर खत्म हो चुका है तो nothing can be done, but I really feel कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है in how we connect with an audience, with a character. Other than that, I think Maya is doing a fabulous job as Sadaf. मुझे लगा इस एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रही थी. The one thing that I feel the characters and the actors are struggling with is not struggling with, जिनकी वजह से एक्टर्स की एक्टिंग को या उनकी परफॉर्मेंस में बात हो, या आजकल जो मैं कमेंट्स देखती हूँ, इज बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स. बिकॉज द डायलॉग्स है वो सदियों पुराने हैं. जब वो बोले जाते हैं वो ओवर ड्रामेटिक लगते हैं. तो ये तो आपको, मतलब ओवर ड्रामेटिक वो डायलॉग्स हैं तो कोई क्या कर सकता है उसके बारे में, वो बोले भी फिर उनको भुलवाया भी खास अंदाज में जाया जाता है. बट आई थिंक माया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई रियली एंजॉयड हर परफॉर्मेंस दिस टाइम. I loved it. I think she carried the entire episode. जब वो अमार आता है दरवाजे पे और वो रोक के और वो कहती हैं तुम अंदर आओगे चाय के लिए, उनकी आवाज़ में एक अफसरदगी है, एक सैडनेस है जो बहुत अच्छी कम्युनिकेट करी है उन्होंने थ्रू आउट द एपिसोड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, वी कैन डू नादान. वी कैन डू नादान. नादान बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था एंड नादान में मुझे बड़ा इंटरेस्ट लग रहा था बिकॉज वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं. अभी भी द वे दे आर शोइंग एवरीथिंग वो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा मैं बोर हो रही हूँ नादान से. ऑल दो ट्विस्ट इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से पीर साहब ने कमर को सेलेक्ट किया, जिस तरीके से वो जो MPA है वो उसके बंदे को, पीर साहब के बंदे जो है उसको लेने की कोशिश कर रहा है. इधर ताबीर एक अलहदा चीज़ से डील कर रही है, लेकिन somehow the story has lost me. Do you feel the same way? I just didn't like that twist कि वो ताबीर की शादी कराना चाह रहे हैं पीर साहब. मतलब ये थोड़ा सा far fetch कि वो तैयब इंतज़ार में है कि मुझसे शादी करेंगे because that's what he wants to do. तो ये बात मुझे थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगी. और वो अब्बा खड़े हुए एक अल्फाज नहीं बोल रहे. ठीक है, आई नो ही स्कैर्ड ऑफ हिम और मे बी इसको पता हो कि इसकी क्या गुंडागर्दी की क्या लिमिट है, इसलिए वो चुप है वहाँ. लेकिन इसका तो मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं नज़र आ रहा था कि देन ताबीर हैज़ टू स्टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एवरीवन एंड नॉट डू एनीथिंग. ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी राबिया, कमिंग टू द गर्ल महताब, और जिस तरह उसकी डेथ होती है और जो वो बातें करती है ताबीर से, और वो कहती है कि it was a way for her to escape what was happening inside the house. एंड ये एक वजह थी कि उसने ड्रग्स लेना शुरू करे और फिर वो भूल जाती थी सब कुछ. जबकि मैं समझ रही थी कि सिर्फ पीर साहब की पुड़ियों से उसको ड्रग्स मिल रहे हैं, लेकिन वो पुड़ियाँ जगह जगह सप्लाई हो रही हैं. सिर्फ वो घर में, मतलब अब्बा नहीं लेकर आ रही दवाई के तौर पे, लेकिन वो और जगह भी. और ये आई विश कि वो किसी, और ये भी उन्होंने आई थिंक जान के दिखाया कि एक लड़की कर रही है. तो सिर्फ लड़कों, नॉर्मली हम सोचते हैं कि लड़के जो हैं दे आर द विक्टिम्स. आई वुड लाइक टू सी अनदर स्टोरी. अब ड्रामा छोटा है कि क्योंकि लड़के भी बेरोज़गारी में या गलत कंपनी में जाके भी ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं एंड उनका आई थिंक इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू लड़कियाँ. तो आई वुड लाइक टू शो दैट, बट आई डिड लाइक हर स्टोरी.
तुमने सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे और वैलिड उठाए और ये बात कि आजकल की जनरेशन मेंटली इतनी चीज़ों को प्रेशर लेती है कि उसको फिर कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है, एंड दिस इज वेयर ड्रग्स कम इन। एंड वो एक दूसरे से देखते हैं, उन्होंने दिखाया कि वो अक्रॉस घर के वो 3 लड़कों को देखती है जो वो हंस रहे हैं, तो वो कहती है, नज़ीर नाम लिया था आई थिंक शायद उसने, कि नज़ीर ने मुझे बताया कि तुम इस तरीके से इन सब चीज़ों से एस्केप कर सकती हो। बट द होल स्टोरी बिकेम टू प्रीची फॉर मी, टू प्रीची, एंड दैट्स व्हाई आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ऐसी बात कहते हैं तो उसको इतना अच्छा वीवन हुआ ना चाहिए, जैसे ज़द पत्तों के बंद में था, वो उसके जितने इश्यूज थे ना वो कहानी से रिलेटेड थे, वो कैरेक्टर से रिलेटेड थे। अब आपका कैरेक्टर जो है वो ताबीर है, वो हैदर है, वो तैयब है, वो कमर है, वो पीर साहब है, वो एमपी हैं। अभी आपने एक एक्सटर्नल स्टोरी डाली है बट वो इतनी अच्छी ब्लेंडेड नहीं हो पा रही। वो आई वाज मोर इंटरेस्टेड ताबीर के साथ क्या होगा, क्या हैदर को कुछ होगा, क्या ताबीर के ऊपर अटैक होगा, तैयब, क्योंकि उन्होंने प्रोमो में दिखाया कि तैयब ना ताबीर के अगेंस्ट एक कैंपेन करता है, क्या वो अभी करेगा? सो वो मेरा ज़हन जो है वो उन सवालों में अटका हुआ था। उसमें बीच में इतनी वो मेहताब की सीरियस सी सैड सी कहानी आ गई विद सो मेनी मैसेजेस एंड सो मेनी lectures. I just lost it. I found it to be too preachy and too boring, and I think, yeah, now I feel now that is the reason the drama lost me. I'm interested in seeing कि वो अहमद अली अकबर का कैरेक्टर आगे कैसे बढ़ेगा, हाउ इज ही गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस एंड गेट ओवर दिस। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा एक्शन चाहिए था ड्रामे में, एंड आई वांटेड हिम टू गेट द ड्रग रिंग एंड डू समथिंग। अब ऑब्वियसली ये दोनों आपस में, एमपीए और ये पीर सुभान आपस में अटक गए क्योंकि उसामा को भी बनना होगा, इसकी गवर्नमेंट की जगह इलेक्शन में खड़ा होना होगा। तो यहाँ अब इसको सही, अभी तक देखो व्हाट इज हर नेम, रमशा खान के ताबीर ताबीर को अभी तक पता नहीं चला है कि उसामा जो है वो क्यों इतना ज़्यादा अपना हाथ हल्का रखता है ड्रग डीलर्स पे। तो ये बात मैं चाह रही थी कि निकल आए अभी तक। I don't think Osama को exactly पता है। You think Osama को पता है? I'm thinking Osama doesn't know. उसामा हैज बीन कंट्रोलिंग हर थ्रू आउट कि देखो पीर सुभान के बगैर हम कर नहीं सकते, ठीक है। और वो जो महताब को वो भी नहीं कर रहा था, एडमिट भी नहीं कर रहा था, कह रहा था कि रहने दो, जब उसके अम्मा अब्बा नहीं चाहते तो फिर वो क्यों करे एडमिट, जाने दो उसको। और वो कह रही कि भी एज अ डॉक्टर यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट। अब पीर सुभान की तो डेथ हो गई ना, कि प्रोमो में उन्होंने दिखाया है। अब जो है ना वो तैयब बहुत बड़ा, ही इज अ बिग साजिशी, वो बड़ी चीजें कर रहा है और उसी ने मारा है पीर सुभान को। मुझे पीर की ना बीवी का समझ नहीं आ रहा कि वो जा रहा था, कमर उसको रो लिया रो रो के। हाउ कैन कमर सेव यू भाई? तो बस ये चीजें हैं। बाकी द कॉज ऑफ द ड्रामा इज वेरी वेरी गुड। आई डोंट नो ताबीर के साथ क्या होगा, क्योंकि ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें हैदर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ताबीर को आप कैसे जानते हैं। सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या ताबीर मर जाएगी, क्या ताबीर जिंदा रहेगी, या क्या होगा, बिकॉज उसको ड्रग्स में तो कहीं ना कहीं से फंसाएंगे। हो सकता है मेहताब को मारने का पूरा, मेहताब नहीं, पीर को मारने का पूरा इल्जाम जो है वो ताबीर पे डाल दिया जाए। कुड बी। बस मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण यहाँ नज़र आई थी, लेकिन अगेन ड्रामा जो है ना वो उसको ड्रग्स को साइडलाइन ना कर दे कि उसकी कमर की जो वो उनकी जो पीर सुभान की जो बीवी थी, उन्होंने कमर से कहा था कि तुम अगर कुर्सी संभाल लो, गद्दी संभाल लो, तो शायद तुम कुछ बेहतर कर सको, यहाँ जो पीर कर रहे हैं उससे तुम इम्प्रूव कर सको। तो यहाँ कुछ नज़र आया, बट आई डोंट वांट द ड्रामा टू डील विद सो मेनी इश्यूज कि द मेन प्रॉब्लम गेट्स लॉस्ट। ठीक है, वी कैन डू द लास्ट ड्रामा विच इज बिस्मिल। वी कैन डू बिस्मिल जी। ओके, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको मासूमा के लिए बुरा लग रहा है, कि आपकी सिंपैथी है थोड़ी मासूमा के लिए, बिकॉज अपेरेंटली लोगों की है। नहीं भाई, मेरी बिल्कुल सिंपैथी ही नहीं है मासूमा के लिए। क्यों सिंपैथी होनी चाहिए? व्हाई वुड यू सिंपैथाइज विद हर? अपेरेंटली पीपल आर। मैं तो कह रही हूँ मेरी सिंपैथी नहीं है, और मैं नहीं समझ सकती कि लोग क्यों उसके साथ सिंपैथाइज कर रहे होंगे। उसने जानते बूझते जो जो किया, उसने जानते बूझते किया। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस टॉपिक ऑफ दूसरी शादी, बट आई एम सेइंग व्हाट Tawqir and Masooma did was, Tawqir did cheat on his wife, and cheating is not acceptable, not at all. उसने तो अभी तक नहीं बताया था भाई मैंने दूसरी शादी कर ली है, वो तो बाय चांस पता चल गया ना। और जिस तरीके से वो मासूमा का मजाक वो रिहाम का मजाक उड़ाती थी, और वो शर्ट्स लेकर आया है जो मासूमा ने खरीदी है उनको रिहाम के सामने, लाइक ही वाज मेकिंग फूल ऑफ रिहाम। आई डोंट थिंक दिस इज ऑन। सो तौकीर इज अ वेरी वीक कैरेक्टर्ड पर्सन, क्योंकि जब उसकी बीवी को पता चला तो वो बिल्कुल पलट गया। उनका जो थॉट प्रोसेस दिखाया था, और अच्छा दिखाया था, बिकॉज मे बी अ लॉट ऑफ मेन गो थ्रू दिस। बहुत मर्द इसी तरह जज्बाती होकर, इम्पल्सिव होके और शादी तो कर लेते हैं एक यंग लड़की से, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है तो फिर ख्याल आता है कि हम क्या खो सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वॉट यूर, विच जो मैं शुरू से कह रही थी। उससे कहा नहीं मुझे, ही वॉज रेडी कि अब तो मैं डिवोर्स कर दूंगा, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली। चाहे हम ये कहें कि मासूमा को मिलना चाहिए जो भी उसको मिलना चाहिए, मकाफात अमल, और डिवोर्स करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली
आपने जब किसी से निकाह किया है फिर आप उसको जाके डिवोर्स कर लें क्योंकि आप कहें ओ मुझसे तो गलती हो गई, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फिर अगेन जब मासूमा ने कहानी सुनाई उनको कि मेरे अब्बा का तो इंतकाल हो गया, ये वो जो भी हुआ, अब्बा का इंतकाल भी हो गया, जो भी हुआ, आपकी तो जो बात थी वो सही तो नहीं हो जाती ना, आपने जो गलत किया है जो तुम कह रही हो। सो तौकीर इज अ वेरी वीक कैरेक्टर मैन एंड आई एम लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम एज द एपिसोड्स आर गोइंग बाय। अच्छा मैं तो तुम अब रिस्पेक्ट लूज कर रही हो। द डे ही डिड ऑल ऑफ दिस, मैंने तो उसी दिन ही लॉस्ट रिस्पेक्ट इन माय आईज। और दूसरी बात ये कि तौकीर जो है ना, वो वही जो उसके बेटे ने, मूसा ने आज से 2 हफ्ते पहले या पिछले हफ्ते बाद बोली थी कि आपने उससे शादी क्यों की है? क्योंकि वो पूरा सोच के गया कि ये होगा, वो होगा, लेकिन ठीक है मासूमा रोई और मासूमा ने ये बोला कि मेरे बाप के कत्ल की मौत आपकी बीवी की वजह से मूसा ने किया। बट आई फील डीप डाउन इट्स लस्ट, डीप डाउन इट्स द ब्यूटी, इट्स द यूथ दैट्स जो उसको अपनी तरफ खींच रही है मासूमा की, एंड दैट्स व्हाट ही कुडंट रेजिस्ट। व्हाट डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट प्लेड देयर? या आई टोटली अग्री कि उन्होंने उसको जो है ना वैलिडेट करने के लिए निकाह तो कर दिया, घर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। उस वक्त तो बीवी से नाराज़ भी थे कि ये तो मुझे प्रोटोकॉल नहीं देती सही, ये नहीं करती, लेकिन अब जो है ना ज़मीन पर आए हैं, देख रहे हैं क्या होगा। लेकिन देन व्हाट ही डिड, जो उसने मूसा को जाके एक लगाया, बिकॉज देखो अब मासूमा ने तो डबल प्ले करना शुरू कर दिया ना, उसने कहा कि आपका बेटा आया था उसने ये किया, विच वॉज करेक्ट, बेटा आया था उसने डांटा था सब कुछ किया था, लेकिन बेटे ने कहा कि हाँ मैं और क्या करता, यू नो ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ फीलिंग फॉर हिज मदर। ठीक है वो फ्यूनरल में जाके उसने किया जो भी किया, लेकिन वो रुक गया, गन लेकर गया था, आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन अब्बा ने जाके फिर जो उसको एक लगाया, क्योंकि आप डिफेंसिव हो जाते हैं ना, आपने कुछ गलत काम किया है, फिर आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, फिर आपको गिल्ट हो रही होती है कि इसका अब्बा मर गया और मेरी वजह से मरा, तो वो सारा का सारा गिल्ट और वो सब गुस्सा जो है वो बेटे के ऊपर उतार रहे हैं, गलती तो आपकी है, यू स्टार्टेड ऑल दिस इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई फील शायद थोड़ा सा अगर हम पीछे यहाँ पे देखें, जो पिछले हफ्ते हुआ था, जब वो जो जो फेस ऑफ हुआ था ना बिटवीन रेहाम, मूसा एंड तौकीर, तो जब मूसा स्टॉर्म्स आउट ऑफ द रूम के वो कहता है कि आई हेट यू, आई हेट यू, तो तौकीर ने मुड़ा था और कहा था क्या जरूरत थी तुम्हें इसको बुलाने की बीच में हमारे डालने के लिए, तो हम दोनों के दरमियान था, हम कर लेते। उससे पहले वो माफिया मांग रहा था और गलती कह रहा था, इन द वे ही टर्न विच शोड हिज रियल फेस दैट कि एक्चुअली वो ना माफी और ये चीज को भी ना अपने लिए यूज कर रहा होता है, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, नॉट दैट ही इज रियली फीलिंग सॉरी। और अब जो ये तुम बात कर रही हो थप्पड़ मारने, तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे वही चीज हुई है जो उसने बोला मैं डाइवोर्स दे दूंगा और मैं वो हूँ, सब कुछ हुआ। वो अपनी जान अपना बचा रहा था कि उसको सोसाइटी में रहना है, ही कुडंट टेक द रिस्क कि उसका बेटा उसको ऐसे धमकी दे रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जैसे मासूमा की तरफ गया, उसको अपनी ख्वाहिशात ज्यादा नजर आई, सो नाउ ही इज सेइंग कि ओके आई एम द वन, आई विल कंट्रोल यू, दीज गाइज कैन नॉट कंट्रोल मी। और उसकी अपनी जरूरियात जो है ना वो हर चीज के ऊपर आ गई। Because as a father, I think maybe he should have made Musa sit down and talk to him and find out that what is going on instead of just hitting him, because ये तो कोई तरीके से उसका solution नहीं होगा। Even though he tried to talk to him, but you have done something जो आपके बेटे को, आपकी बीवी को, आपके घर को तबाह कर रही है। So you have to keep trying। आप नहीं expect कर सकते कि 2 बार आपने बात कर ली तो बस तीसरी बार now I'm justified to raise my hand, you know। Totally agree, but I think he's also mirroring, reflecting, representing a lot of men like Tawqir, जो इसी तरह रिएक्ट करते, अगर वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होते, इतने मेच्योर, इतने रिस्पॉन्सिबल होते, तो ये कदम उठाते ही नहीं सबसे पहले। और हाँ बताया भी नहीं, खैर बताने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीवी को फिर भी नहीं पसंद, आई मीन एक्सेप्ट करती, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं करी है, मैंने निकाह किया है, क्योंकि आपने तो अपनी फैमिली को कुछ बताया ही नहीं था उसके बारे में, एंड आपकी आपकी रीजंस भी गलत थी, तो ये भी मूसा ने बता दिया था कि आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं। सो तौकीर इज गोइंग टू गो डाउन हिल राइट नाउ, लेकिन अभी ज़रूर रेहाम एंड मूसा गोइंग टू, आई मीन आई एम इंटरेस्टेड टू नो अब मूसा क्या करेगा। विल ही स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग और विल ही बिकम वीक, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फ्रेंड का जो दिखाया था, देयर इज अ रीजन व्हाई दे शोड दैट सीन अर्लियर। और मैं यही पूछ रही थी कि मूसा, बिकॉज मूसा कह भी चुका है शाजिया कि या अगर आपने उसको डाइवोर्स नहीं दी तो या तो मैं जिंदा रहूंगा या वो जिंदा रहेगी, या तो मैं अपने आप को मार लूंगा या उसको मार लूंगा। सो व्हाट इज ही गोइंग टू डू? क्या वो वाकई रेहाम को मारने की कोशिश करेगा? उधर रेहाम कह रही है कि उसके घर से भी मैयत उठेगी। तो ये अब बड़ा ना रेहाम और मूसा का जो एक ये बड़ा इस किस्म का वायलेंट किस्म का जो साइड दिखाई है ना, वो अब क्या करेगी, दैट वी हैव टू सी। And that's going to be like an irrevocable change if Musa doesn't live anymore, ये हम सब assume कर रहे हैं, तो फिर तो रेहाम एंड तौकीर में मतलब
एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। अभी तो मैं ये भी कहूँगी कि क्योंकि मैंने देखा है ये घरानों में कि बहुत महीनों आपकी जो है ना फिर आप एक अनकंफर्टेबल रियलिटी में सेटल हो जाते हैं और फिर वो कहीं न कहीं जाके कंफर्टेबल भी हो जाती है कि 2 घर मेंटेन हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है अनफॉर्च्युनेटली। लेकिन मुझे तो लगता है वो तो बिल्कुल ही एक और ट्रॉमा पे चला जाएगा फिर ड्रामा। मैंने इतना वर्स्ट नहीं सोचा था, आप तो बहुत दूसरी एक्सट्रीम पे चली गई, मुझे लगा था मासूमा कोई कुछ करेगा। क्योंकि मुझे उसके दोस्त की कहानी याद आ रही है ना मूसा की, तो मुझे लग रहा है उसने वहाँ से रिएक्ट किया था इसलिए। लेकिन आई डोंट वांट कि मूसा शुड गेट कॉट, कि मूसा जाके उसको मासूमा को कुछ करे फिर वो जेल चला जाए, मैं ये तो नहीं चाहती। ठीक है जी, बिस्मिल इज कीपिंग अस ऑल इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट ईच कैरेक्टर विल डू नेक्स्ट। आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। आई थिंक इसके साथ ही हम ड्रामा का रैप अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।